आप सभी का YouTube चैनल में बहुत अधिक स्वागत करता हूं। आपका अपना चैनल कृषि सलाहकार। तो आज आपको पढ़ाएंगे ओलेरीकल्चर एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि मानव जीवन में सब्जियों का महत्व। मानव जीवन में सब्जियों का क्या महत्व है? आम दिनचर्या में आप लोग सब्जियों को कच्चे रूप में पकाकर खाते रहते हो, तो ये हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य करती है, इनको क्यों खाया जाता है और इनके बेनिफिट्स क्या है, ये ह्यूमन बॉडी को बनाए रखने के लिए, मानव शरीर को बनाए रखने के लिए क्यों ज़रूरी है, इसी पे आज चर्चा करेंगे। और तो बात करते हैं हम ओलेरीकल्चर की, बागवानी की। तो बागवानी की बात करें, हॉर्टिकल्चर की एक ऐसी शाखा है ओलेरीकल्चर, जिसमें क्या सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। आप ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर के अंदर पढ़ चुके हो कि कौन कौन सी शाखाएं हैं। उन शाखाओं में एक ओलेरीकल्चर भी एक शाखा है, सब्जी विज्ञान भी एक शाखा है हॉर्टिकल्चर की। ये हॉर्टिकल्चर की या उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसमें सब्जियों को उगाने से संबंधित विज्ञान, विधियाँ तथा तकनीकों का अध्ययन किया जाता है। सब्जी का अर्थ है पौधे या उनका भाग जिसका उपयोग सामान्यतः रसोई घर में पकाकर किया जाता है। कंद, पत्ते, फल, जड़, मक्का, खुम्बी आदि इसमें शामिल है। सब्जियों के अंदर क्या क्या शामिल है? आपका अनाज भी लिखा हुआ है इसके अंदर। कंद, पत्ते, फल, जड़, मक्का, खुम्बी आदि किसमें शामिल होता है? ये सब सब्जियों के अंदर इंक्लूड रहता है कि इसको सब्जियों के रूप में काम में लिया जा सकता है। अब आगे बात करेंगे, रेड लाइन के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा भारत में सब्जियां उगाने की संभावनाएं। बात करते हैं कि हमारा जो भारत देश है, इसमें विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाएं पाई जाती है। कहीं पे मौसम ठंडा है तो कहीं पे गर्म है, कहीं की जलवायु की बात करते हैं हम, कहीं की जलवायु किसी प्रकार की है। तो उसी हिसाब से भारत के अंदर सब्जियां उगाने की क्या संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है भारत के अंदर। तो सबसे पहले मुख्य पॉइंट तो है जनसंख्या की दृष्टि से भारत एक विशाल देश है और अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है। अब चाइना के बाद में हम बात करेंगे, भारत देश जनसंख्या के अंदर सेकंड नंबर पे आता है। तो जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, तो वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें वो खपत ज़्यादा होगी, वहाँ पे अनाज की खपत ज़्यादा होगी। अनाज की खपत होगी तो सब्जियों के साथ अनाज को लेंगे लोग। तो कहने का मतलब क्या, जनसंख्या की दृष्टि से भारत एक विशाल देश है और अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है। इसलिए सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में भारत में अपार संभावनाएँ हैं। सब्जी फसलों को अधिकाधिक उगाने के लिए निम्नलिखित लाभ एवं कारण। अब इसके एडवांटेज पढ़ेंगे और इसके रीज़न क्या है, एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है और रीज़न कारण क्या है। जनसंख्या के ऊपर तो आपने समझ लिया कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत एक विशाल देश है और अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है। जहाँ पे जो वेजिटेरियन जो लोग होते हैं, शाकाहारी लोग होते हैं, जो मांस मच्छी नहीं खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। शुद्ध शाकाहारी भोजन जो प्रयोग करते हैं, वहाँ पे सब्जियों के उत्पादन क्षेत्र में भारत में अपार संभावना है। वहाँ सब्जियों की जरूरत पड़ती रहती है, वहाँ सब्जियाँ उगाना ज़रूरी भी है और उनकी खपत भी है वहाँ। अब आगे इसके लाभ पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक वर्ष में कई फसलें, सब्जियों को क्यों उगाना चाहिए, इसके एडवांटेज क्या है। अभी किसी आप फार्मर को बताना चाहोगे कि आप एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो और आपको कोई फार्मर बोल दे कि अगर सब्जियों की खेती कीजिए तो करनी क्यों चाहिए, आप उसको बेनिफिट बताओगे तभी करेगा। अब हर चीज़ के बेनिफिट देखो, इंसान है कोई भी है, जिसका बेनिफिट नहीं होगा तो वो काम जल्दी से आसानी से नहीं करेगा। अगर बेनिफिट होगा तो वो आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लेगा या अपना लेगा। तो बेनिफिट नंबर 1 है कि एक वर्ष में कई फसलें। देखो, जो ट्रेडिशनल फसलें हैं जैसे धान, गेहूँ, ये क्या पारंपरिक खेतियाँ हैं। तो इसमें क्या होता है, साल में 2 फसल ले जाती है
कभी मौसम ख़राब रहता है, पानी टाइम पे नहीं मिल पाता, तो क्या पता 2 फसल की बजाय 1 फसल ही फार्मर को मिले। लेकिन सब्जियों के अंदर क्या होता है, सब्जियों का जो मैच्योरिटी टाइम होता है वो कम होता है। जैसे कुछ सब्जियां 90 दिन के लिए होती है, 90 दिन उनकी मैच्योरिटी इंडेक्स शुरू हो जाता है। किसी सब्जियों में हम बात करेंगे 25 दिन के बाद में फ्रूटिंग आना शुरू हो जाता है, तो वो या किसी में 40 दिन में आना शुरू हो जाता है, तो वो फसल एक स्टार्ट कर देता है और हर रोज़ इनकम होती है उसके अंदर। तो हम अब बात करेंगे कि सब्जी वाली फसलें शीघ्रता से बढ़ती है और कुछ ही महीनों में तैयार हो जाती है, इसलिए एक वर्ष में कई सब्जी वाली फसलें उगाई जा सकती है। देखो, सब्जी वाली फसलें हैं वो शीघ्रता से बढ़ती है, ये मैंने आपको बताया, कुछ ही महीनों में तैयार हो जाती है, इसलिए एक वर्ष में कई सब्जियां उगाई जा सकती है, कई फसलें ली जा सकती है। अब दूसरा पॉइंट है प्रॉफिटेबिलिटी, लाभ। अनाजों की तुलना में सब्जियों का प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादन अधिक होता है, इसलिए सब्जी उगाने में अधिक लाभ होता है। तो क्या प्रति इकाई यानी 1 एकड़ का आप एवरेज ले लो कि 1 एकड़ के अंदर एवरेज की बात करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले बात करेंगे कि प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादन अधिक होता है, इसलिए सब्जी उगाने के लिए अधिक लाभ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे राम और श्याम 2 भाई थे। राम ने 1 एकड़ के अंदर सब्जियां लगाई और श्याम ने क्या किया, गेहूं का उत्पादन किया। तो श्याम को गेहूं का उत्पादन एवरेज हरियाणा के हिसाब से देखें 50 मन का मिला। 50 मन के हिसाब से हम बात करते हैं, आप क्विंटल के अंदर लगा लीजिए, यानी 25 क्विंटल का उसको उत्पादन मिला या 30 क्विंटल का उत्पादन मिला, और 2000 के रेट में 25 से आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 50,000 का उसको बेनिफिट हुआ। लेकिन श्याम ने क्या किया, सब्जियों का उत्पादन लिया। सब्जियां कई प्रकार की, एक ही एकड़ के अंदर उसने 2 कनाल के अंदर बैंगन लगाया, 2 में भिंडी लगाया, 2 में उसने टमाटर लगाया। तो इस प्रकार से सब्जियां, कुछ सब्जियों के रेट हाई रहे। प्याज की बात करते हैं, प्याज 80 या 90 रुपये चला जाता है। आप नींबू इसकी ब्रिंजल की बात करते हैं, बैंगन का काफ़ी रेट अच्छा मिल जाता है, हरी मिर्च का भी रेट काफ़ी मिल जाता है मार्केट में। तो क्या किया, इन दोनों ने तुलना किया, अनाजों की तुलना में सब्जियों का प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पादन अधिक होता है। 1 एकड़ के अंदर एवरेज निकाला, साल के अंदर 365 दिन में कितना उत्पादन लिया, तो क्या है, जो सब्जियों की खेती कर रहा था श्याम, उसका उत्पादन क्या हुआ, अधिक हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि लाभ है वो अधिक मिलता है। तो चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। भूमि का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड। सब्जियों का उत्पादन छोटे स्तर पर तथा थोड़ी जगह पर किया जाता है, इसलिए थोड़ी थोड़ी बेकार पड़ी ज़मीन का भी उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक बताया है कि जिस फार्मर के पास छोटी जोत है, छोटी जोत यानी कम भूमि है, यानी कि 4 कनाल, ½ एकड़ मान लीजिए आप, तो वो फार्मर धान की खेती करना उसके लिए संभव नहीं है, क्योंकि धान का अगर उत्पादन करता है तो उसको कितना मिलेगा, 30,000 25,000 का मुश्किल से धान होगा, और उसको इक्विपमेंट, खाद, बीज, काफ़ी उसको भागदौड़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर वही ज़मींदार सब्जियों की खेती करता है, किसी के पास 1 एकड़ भूमि है या ½ एकड़ भूमि है, 2-2 कनाल में अलग अलग सब्जियां लगाता है, तो सब्जियों के अंदर उसको बेनिफिट बहुत अधिक है। तो सब्जी, और दूसरी बात करते हैं, किसी फार्मर के पास थोड़ी जगह होने पे क्या होता है कि वहाँ पे आपके ट्रैक्टर या जो भी इक्विपमेंट है वो जल्दी से नहीं जा पाते, तो वहाँ पे छोटी छोटी आपकी सब्जियां लगा सकता है, हाथ से बागवानी कर सकता है, कल्टीवेशन के जो कार्य कुछ हाथ से भी किए जा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बेकार पड़ी ज़मीन का उपयोग किया जा सकता है। आगे अनिश्चित मौसम में फसलों को उगाना, तो दूसरा क्या होता है, अगर बेमौसम के अंदर भी सब्जियां उगाई जा सकती है। ये बहुत ही आज की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग तथा प्रदूषण के कारण मौसम में अचानक परिवर्तन होता रहता है। इन स्थितियों के अंदर थोड़े समय में तैयार होने वाली सब्जी फसलों को प्रभावित तथा सहज तरीके से उगाया जा सकता है। लंबी अवधि की फसलें मौसम के प्रभाव के इसमें खराब हो सकती है। तो लंबी अवधि की जो सब्जियां हैं वो क्या होती है, मौसम के प्रभाव के कारण खराब भी हो सकती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, एकदम मौसम चेंज हो जाता है।
तो इन स्थितियों में थोड़े समय में तैयार होने वाली सब्जियों को आसानी से उगाया जा सकता है। कुछ लंबे समय की फसलें, अगर मौसम लंबे टाइम ख़राब रहेगा तो आपको सीधी सी बात है कि आपकी फसल ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपकी कुछ सब्जियां हैं 30 दिन में 40 दिन में तैयार होने वाली, कुछ उससे आपने उत्पादन ले भी लिया, अगर 40 दिन में पूरा उत्पादन आने वाला था या 60 दिन में कोई उत्पादन आने वाला था, अगर आपने 40 दिन में कुछ तो उत्पादन ले लिया ना। सब्जियों में आपने आज सब्जी लगाई तो उसके 20 से 25 दिन या 30 दिन बाद में आपको लाभ मिलना शुरू हो गया, तो आपने कुछ तो लाभ ले लिया। फसल ना भी पकी, अगर आपकी ओलावृष्टि हो गई है, या हम बात करेंगे ओलावृष्टि के साथ साथ अगर किसी के तूफान आ गया है वहाँ पे, तो किसी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं हो गई है, तो उसको एक लाभ मिल जाता है उस प्रकार का। ज़्यादा टाइम ना लगाते हम रोज़गार की बात करेंगे। एम्प्लॉयमेंट क्या है, ये देखो सीधी सी बात है कि सब्जियों में जो कार्य होते हैं, कल्टीवेशन के खेत के अंदर जो काम होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, जैसे घास निकालना, खरपतवार की समस्याएं आती है, तो उसके लिए लेबर की भी ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेबर की आवश्यकता रहेगी तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगी। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है, महिलाएं इसके अंदर काम करती रहती है, जो लेडीज़ है तो उनको रोज़गार मिल जाता है, उनके लिए लाइटली काम होता है, तो वो अपने आराम से कर सकती है इन कामों को, तो रोज़गार भी उपलब्ध करवाती है सब्जियाँ। कृषि की उन्नत विधियाँ, तो कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है उत्पादन बढ़ाने के लिए। उदाहरण के लिए आजकल पॉली हाउस चल रहा है, आपने ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, इनका आपने खूब देखा होगा। तो आजकल ये पॉली हाउस और ग्रीन हाउस है आपका बहुत ज़्यादा चल रहा है। और आपको बताएं इसमें कि सीड इंडस्ट्री, बीज उद्योग। बीज उद्योग क्या करता है? सब्जी उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता बीज अति महत्वपूर्ण है। इनके उपयोग से फसल उत्पादन बढ़ता है और आय में वृद्धि होती है। उच्च गुणवत्ता के बीजों के उत्पादन उद्योग रूप में भी अपनाया जा सकता है। तो सीड इंडस्ट्री की बात करें, बीज उद्योग की। बीज उद्योग क्या है, देखिए बेटे, बीज उद्योग की बात करेंगे हम लोग। बीज उद्योग क्या है कि क्या होता है, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जो सीड कंपनियां हैं वो क्या करेगी, फार्मर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी कि हम आपको ये बीज दे रहे हैं, और जिससे प्रोडक्शन आएगा, जो बीज तैयार किया जाएगा उसको हम ही परचेज करेंगे, और उसका रेट पहले से तय कर दिया जाता है। अगर मार्केट में वो बीज किसी प्रकार से नॉर्मल, अगर फार्मर खुद प्रोडक्शन करता है उसका, अगर उसका भाव 5,000 रुपये है, तो कंपनी उसको 7 या 8,000 रुपये में परचेज करने का एक एग्रीमेंट तैयार कर लेती है। तो ये एक बिजनेस टाइप काम भी कर सकता है फार्मर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके। तो कॉन्ट्रैक्ट करके वो सीड का प्रोडक्शन भी कर सकता है, और वो सीड कंपनी को खरीदेगी, कंपनी उसमें प्रोसेसिंग करेगी, थोड़ा बहुत दवाई वगैरह लगाएगी और उसका ग्रेडिंग करेगी, और फिर उससे पैकिंग करके मार्केट में 7,000 खरीद के वो 10 से 12,000 रुपये में मार्केट में फिर फार्मर को भेज देती है। तो बीज उद्योग के रूप में भी काम किया जा सकता है। बेहतर सिंचाई व्यवस्था सुविधाएँ, आज नहरों, तालाबों आदि के निर्माण में सिंचाई व्यवस्था में व्यापक सुधार हुआ है। सब्जी फसलों को अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, बेहतर सिंचाई व्यवस्था उसकी आपूर्ति की जा सकती है। बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधाएं, आजकल ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सब्जियों को गांव से शहर तक पहुंचाने में भी आसानी से आपको किया जा सकता है। जैसे देश की तरक्की के साथ ही देश भर के गांव शहर सड़कों से जुड़े। आज हरियाणा के अंदर बात करते हैं हम, एक गाँव से अगर 4 और 5 गाँव लगते थे, तो सभी में वहाँ से पक्का रास्ता जा रहा है और शहर तक पक्का रास्ता है, तो आसानी से हम सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान से जल्दी पहुंचा दिया जाता है। एक हमारा टॉपिक है कि स्किल्ड मैन पावर, कौशल युक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है। ये बहुत ही अच्छा है, जो NSQ के विद्यार्थी स्टडी कर रहे हैं, तो जैसे उनके स्किल पावर, जो स्किल बेहतर कौशल युक्त व्यक्तियों की आवश्यकता रहती है कृषि क्षेत्र में, विशेषकर सब्जियां। तो कौशल युक्त व्यक्तियों की आवश्यकता रहती है कृषि क्षेत्र में, विशेषकर सब्जी उत्पादन में विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए खेतों में काम करने वाले व्यक्तियों को इन तकनीकों के विषय में ज्ञान होना आवश्यक है। रेडियो, टीवी, इंटरनेट था दूसरे माध्यम से भी, तो टेक्निकल आदमी रहेगा तो सब्जियों की खेती भी आसानी से कर पाएगा और वैज्ञानिक तकनीकी को अपना पाएगा। जो भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, उनकी अटैचमेंट, उनकी बातों को समझ पाएगा। अगर टेक्निकली नॉलेज होगा उसको, तो वो क्या आसानी से उन चीज़ों को समझ पाएगा। अब सीड प्रोडक्शन बोल दिया, टेक्निकली कुछ टर्म्स होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर,
तो आपकी जैसे जर्मिनेशन कितना हुआ, अंकुरण क्या है, इन सब का पता रहेगा। मैच्योरिटी टाइम कितना है, किसी वैरायटी को कैसे अपनाया जाए और कौन सी वैरायटी में क्या टेक्निक लगाया जाए। तो तकनीकी की बहुत ही आवश्यकता है। और रेडियो, टीवी, इंटरनेट से वो अगर जुड़ा रहेगा किसी भी साइंटिस्ट से या किसी विशेषज्ञ से, तो उसको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी विद्यार्थी, मैं कल्पना करता हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अच्छे से इसको पढ़ रहे होंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।